Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to continue the introduction of the chapter which we have started in the previous videos. Should wizard hit mommy? इस नाम का चैप्टर हम लोग शुरू किए थे और उस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि बच्चे जो हैं वो अपने बेड टाइम पे अपने पेरेंट्स से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते हैं। शुरू में जो कहानियाँ उनको सुनाई जाती है उसको वो लोग ट्रू मानते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, चाहे जो भी कहा सुनाया जाए। पर धीरे धीरे वो लोग क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। बच्चे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो लोग क्या करते हैं, हु, वाई, हाउ, ये सब सवाल करने लगते हैं, जिसको इनक्विजिटिव वर्ड लिखा हुआ बताया था कि इनक्विजिटिव हो जाते हैं वो और बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। यहाँ से हम लोग को आगे कैरी करना है। रीज़न जानने का जो उत्सुकता है वो बढ़ जाता है बच्चों के बढ़ते उम्र के साथ। कारण जानना चाहते हैं किसी चीज़ का। समटाइम्स पेरेंट्स टेक दिस क्वेश्चनिंग ऑफ द चाइल्ड एज एन एफ्रंट। यहाँ एक की वर्ड है एफ्रंट। जैसे ऊपर की वर्ड मैंने बताया इनक्विजिटिव, वैसे ही ये है एफ्रेंट। इसका मीनिंग देखो क्या लिखा है, एन इंसल्ट। इंसल्ट मतलब समझते हो, बेइज्जती। तो कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के क्वेश्चन करने पर, कभी कभी पेरेंट्स जो हैं उनको लगता है कि बच्चे उनका इंसल्ट कर रहे हैं, या इसको ये भी बोला जा सकता है कि बच्चों के सवालों से पेरेंट्स जो हैं वो झुंझला जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इतने सवाल पूछने लगता है बच्चा, इतना सवाल पूछने लगता है बढ़ते बढ़ते उम्र के साथ कि एक पॉइंट आता है जब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के सवाल पूछने वाले हैबिट से तंग आ जाते हैं। तो उसको लिखा है कि कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इंसल्टेड फील करते हैं, और ऐसे में दे ट्राई टू डिस्करेज इट। और जब पेरेंट्स को बहुत वो तंग हो जाते हैं बच्चों के क्वेश्चन से, तो धीरे धीरे पेरेंट्स उनके बच्चों के क्वेश्चनिंग्स को और बच्चों को डिस्करेज करना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दे ट्राई टू डिस्करेज इट। मतलब इसका यहाँ मीनिंग निकलता है कि पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि बच्चे उनकी बताई गई सभी बातों पर बिना कोई सवाल किए एक्सेप्ट कर ले, बिलीव कर ले, सभी बातों को मान ले। ऐसा पेरेंट्स चाहते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तो वो बच्चे लोग को
डिस्करेज करने लगते हैं। अब डिस्करेज करने का अलग अलग तरीका होता है। मतलब कोई पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा फिजिकल भी हो जाते हैं, मतलब गुस्से में एक आध थप्पड़ मार भी देते हैं बच्चों को। किस लिए मारते हैं? सवालों के पूछने के से तंग आकर के, झुंझलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को डिस्करेज करते हैं। फिर डिस्करेज करने का अलग अलग तरीका हो सकता है पेरेंट्स का, है ना। कोई उसको समझा के, कोई उसको डांट के, कोई उसको मार के, पीट के, लेकिन उसको डिस्करेज करने का कोशिश किया जाता है जब बच्चों का सवाल पेरेंट्स को एफ्रंट कर देता है। मतलब कि काफ़ी बढ़ जाता है सवालों का संख्या, तब जब वो तंग आ जाते हैं। दे वॉन्ट द चाइल्ड टू एक्सेप्ट एज ट्रू वॉट एवर इज सेड टू हिम। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा जो है वो एक्सेप्ट कर ले, मतलब स्वीकार कर ले, एज ट्रू, सच है ऐसा स्वीकार कर ले, वॉट एवर इज सेड टू हिम, जो भी उससे बोला जा रहा है या जो भी उसको बताया जा रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उस चीज़ को एक ट्रुथ की तरह एक्सेप्ट कर ले, विदाउट क्वेश्चनिंग। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कभी सवाल करे ही नहीं, और जो उसको जैसे उसको बोला जाए वो बस उतना ही काम करे। वाई, हाउ और रीज़न जानने का कोशिश न करे, ऐसा चाहते हैं पेरेंट्स। दे वॉन्ट टू द चाइल्ड टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज सेड टू हिम एज ट्रू, कि जो भी हम तुमको बोल रहे हैं वो सब सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तुमको ये एक्सेप्ट करना है और तुमको क्वेश्चनिंग नहीं करना है उस पर। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पेरेंट्स जो हैं इस समय डोमिनेट करना चाहते हैं बच्चों को, डोमिनेट करते हैं। डिस्करेज करने का एक अर्थ डोमिनेशन भी हुआ, मतलब बड़ा होने का धौंस दिखाते हैं और फिर उनके सवालों से परेशान आकर के और उसको डिस्करेज करते हैं, डोमिनेट करते हैं बच्चों को, और चाहते हैं कि बच्चा जो है वो चुपचाप से बिना कोई सवाल किए उनके बोले गए हर चीज़ को ट्रू मान ले। पेरेंट्स फील दैट चिल्ड्रन शुड डू और थिंक एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को वही करना चाहिए और वही सोचना चाहिए एग्जैक्टली जैसा उनको बताया जाता है। ऐसा पेरेंट्स चाहते हैं, ऐसा पेरेंट्स फील करते हैं कि बच्चों को जो भी बताया जाता है वो सब सही समझे, ट्रू समझे, और वो पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग सोचे भी और काम भी करे, अकॉर्डिंग टू देम व्हाट दे से। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उनके अकॉर्डिंग तय किए गए काम को करे। ये भी डोमिनेंस का फैक्टर कहीं ना कहीं ला देता है एक बच्चे के लाइफ में, कि जब उसकी उत्सुकता होती है कुछ जानने की, समझने की, तो बहुत बार पेरेंट्स जो हैं वो
डिस्करेज कर देते हैं ऐसे में बच्चों को डांट करके या चुप करा करके। और पेरेंट्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान हो चुके होते हैं बच्चों के उन सवालों से, और पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि जो चीज़ वो बच्चों को बताए वो बच्चा सच के रूप में स्वीकार कर ले, और पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि बच्चे वही काम करें और वही चीज़ सोचें एग्जैक्टली जैसा वो उनके पेरेंट्स बताते जाते हैं। पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। दे शुड बिलीव वॉट एवर दे आर टोल्ड बाय देयर पेरेंट्स। बच्चों को उन चीज़ों पर यकीन कर लेना चाहिए जो बातें पेरेंट्स उनको बताते हैं। बट इज दिस द राइट एटीट्यूड? अब यहां एक सवाल उठाता है कि क्या पेरेंट्स का ये चाहना कि बच्चे उनके अकॉर्डिंग सोचे, उनके अकॉर्डिंग ही काम करे, उनकी बोली गई बातों को चुपचाप बिना सवाल किए स्वीकार कर ले, इज दिस द राइट एटीट्यूड? क्या ये सही तरीका है? ये सवाल उठता है इस कहानी में। इस कहानी का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स के पक्ष से जो बातें बताई गई हैं और बच्चों के बढ़ते उम्र के साथ उनका जो बढ़ता हुआ जिज्ञासा है उसके बारे में जो बताया गया है, और पूछा जा रहा है सवाल कि पेरेंट्स का तरीका जो है क्या वो सही है? जवाब नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ पूछा जा रहा है। चैप्टर में भी ऑथर जो हैं वो ये क्वेश्चन रेज करते हैं अपने स्टोरी में, अपने स्टोरी के थ्रू। यही क्वेश्चन, इज दिस द राइट एटीट्यूड? जो पेरेंट्स का सोच है क्या ये सही एटीट्यूड है? ये हम लोगों को चैप्टर में भी मिलेगा। चैप्टर को पढ़ करके हमारे मन में भी यही सवाल आएगा कि पेरेंट्स सही थे कि बच्चा सही था? कौन सही है? ज़्यादा सवाल पूछना जो है वो कहाँ तक सही है? ये सवाल रेज करते हैं इस चैप्टर के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू ऑथर। और मज़ेदार बात है कि जवाब नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं रीडर्स पर, पढ़ने वालों पर, कहानी पढ़ने वालों पर छोड़ देते हैं कि तुम इसका जवाब तुम कंक्लूड करो, तुम निकालो। लेखक का काम है यहाँ सिर्फ सवाल खड़ा करना, और वो एक रीडर्स को काम दे देते हैं कि अब कहानी पढ़ो और तुम ये सवाल का जवाब सोचो और तय करो। इट इज़ योर फ्रीडम कि पेरेंट्स सही होते हैं या बच्चे सही होते हैं। इन दिस स्टोरी इज फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। ये कहानी जो है ये इसी क्वेश्चन के बारे में है। अ फादर टेल्स हिज चाइल्ड अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। इस कहानी में एक फादर है जो अपने बच्चे को कहानियां सुनाता है आउट ऑफ हिज ओन हेड, मतलब कि अपने से बना बना करके। एक फादर है जो बच्चे को अपने से बना करके इमेजिनेटिव
जो फेबल्स वर्ड आया था वो सुना रहा है एक फादर अपने चाइल्ड को। द चाइल्ड इंटरप्ट्स हिम अ नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता जाता है वैसे वैसे चाइल्ड जो है वो इंटरप्ट करना शुरू करता है फादर को। मतलब कि स्टोरी के बीच में टोकना शुरू करता है कि ये कैसे हुआ या ये क्यों हुआ। वो अपना डिसीजन रीजन जानना चाहता है और वो खुद डिसाइड करना चाहता है। तो द चाइल्ड जो है, बच्चा, एक फादर जो है अपने बच्चे को इमेजिनेटिव कहानियाँ सुनाता है, ठीक है, उसके बेड टाइम पे। और बच्चा जो है वो बढ़ते उम्र के साथ उसको इंटरप्ट करना, अपने फादर को इंटरप्ट करना शुरू करता है नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है उसका इंटरप्शन वैसे वैसे बढ़ता जाता है, उसके सवाल वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं बीच में। शी रेजेस क्वेश्चंस whenever she feels that the story is wrong। यहां पे हिंट करता है कि यहां चाइल्ड, इस स्टोरी में जिस चाइल्ड की बात की जा रही है ना, वो एक बच्ची है, इसलिए शी वर्ड यूज किया गया। इन दिस स्टोरी एक फादर अपनी बेटी को, 2 साल की बेटी को, अपने मन से बनाई हुई कहानियां सुनाया करते थे। ठीक 2 साल की उम्र से उसने सुनाना शुरू किया था और अभी बच्ची की उम्र हो गई है 4 साल। 2 साल हो चुका है, 2 साल से शुरू किया था तो मतलब 4 साल बच्ची की उम्र है। एक लड़की है, 4 साल की बच्ची है। वो अपने फादर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगती है स्टोरी टेलिंग के दौरान। whenever she feels that the story is wrong, जब भी उसको स्टोरी में कहीं कुछ गलत होता हुआ नजर आता है उसके नजरिए से, तो वो टोकती है फादर को और सवाल रेज करती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। द फादर फील्स कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन। ये लाइन थोड़ा सिंबॉलिक है। द फादर फील्स कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन का मतलब है कि अपनी बेटी के सवालों से कभी कभी फादर जो थे वो अजीब स्थिति में फंस जाते थे। कभी कभी सवाल ऐसे हो जाते थे कि फादर जो है वो बहुत खराब पोजीशन में फंस जाते थे, कॉट। He does not know whether he should accept the child's version or stick to his own। कभी कभी जब फादर जो है वो बेटी के सवालों से फंस जाता है, उस समय उसको ये नहीं पता चलता, वो ये नहीं डिसाइड कर पाता कि उसको अपने बेटी के अनुसार चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब बेटी जो बोल रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, या स्टिक टू हिज ओन, या अपने बात पर ही कायम रहना चाहिए, चेंजेस नहीं करने चाहिए। हम जो कह दिए वो सच है। जब फादर
से बेटी सवाल करना शुरू करती है तो फादर जो हैं वो कभी कभी ऑकवर्ड पोजीशन में फंस जाते हैं, ऑकवर्ड कंडीशन में पड़ जाते हैं सवालों से। उस समय फादर को ये नहीं समझ में आता कि क्या करे। अपनी मेरी बेटी जो बोल रही है, मतलब चाइल्ड जो बोल रहा है, उसको एक्सेप्ट करे। चाइल्ड्स वर्जन मतलब चाइल्ड का जो कहना है, चाइल्ड जैसा चाहता है उसको एक्सेप्ट हम करें, या हम जैसा चाहते हैं चाइल्ड उसको एक्सेप्ट वैसा करे। ये फादर को समझ नहीं आता है। एक वर्ड आप लोगों को कभी किसी चैप्टर में मिला होगा, क्लास 12th में या क्लास 11th में, जिसमें डायलेमा या डिलेमा वर्ड का यूज हुआ है। डायलेमा भी उसको पढ़ते हैं, डिलेमा भी पढ़ते हैं। ये वर्ड का मतलब होता है किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ना जहां डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए, तो डिलेमा में फंस गया, ऐसा बोलते हैं। जहां पे आपके सामने दो रास्ते हों और आपको पता नहीं हो कि आपको किस रास्ते पे चलना है, कौन सा रास्ता मंजिल तक ले जाएगा, तो वहाँ आपके मन में डिलेमा हो जाएगा कि किस रास्ते को चुने। तो ये जो डिलेमा है ये फादर के मन में होता है। फादर जो है वो ये सोचता है, समझ में ही नहीं आता है उसको कि अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे का कहना वो स्वीकार करे या बच्चा उनका कहना स्वीकार करे। क्या सही होगा ये समझ में नहीं आता है फादर को। Thus, the story raises a moral issue। तो ये जो इस तरह से जो बताया गया है कि कैसे एक फादर जो है वो डायलेमा में फंस जाता है, ये पूरा स्टोरी जो है वो एक मोरल इश्यू उठाता है एंड लीव्स इट टू द रीडर्स टू रिजॉल्व इट। यहां बता दिया कि मोरल इश्यू उठाता है, ये वाला मोरल इश्यू, कि बच्चों के अनुसार पेरेंट्स को चलना चाहिए या पेरेंट्स के अनुसार बच्चों को चलना चाहिए। ये जो सवाल उठता है यही मोरल इश्यू है इस चैप्टर का। और लास्ट में लिखा हुआ है कि ऑथर जो हैं वो ये सवाल उठाते ज़रूर है लेकिन रीडर्स पर छोड़ देते हैं कि इसका क्या सल्यूशन निकाला जाए। रिजॉल्व वर्ड यहाँ यूज़ किए हैं जिसका मतलब होता है निष्कर्ष या सॉल्यूशन या हल, समस्या का हल या निष्कर्ष क्या निकाला जाए, ये रीडर्स पर छोड़ दिया गया है। कहानी में मोरल इश्यू को सिर्फ रेज किया गया है और इसी मोरल इश्यू को रेज किया गया है कि चाइल्ड और पेरेंट्स दोनों का अगर थिंकिंग अलग अलग है किसी जगह पर, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो जाता है, तो फिर किसके व्यू पर चलना चाहिए? पेरेंट्स के व्यू पर चलना चाहिए या बच्चे के व्यू पर चलना चाहिए? तो ये जो
सवाल है, मोरल इश्यू जो है, ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है। किसी एक कंट्री या किसी एक कॉन्टिनेंट या किसी एक परिवार से नहीं है। ये इश्यू जो है वो यूनिवर्सल इश्यू है और ये कंपल्सरी है। एक ये फेज जो है ये हर पेरेंट्स के लाइफ में और हर चाइल्ड के लाइफ में कंपल्सरी ऐसा फेज आता है। ये फैक्ट है, रियलिटी है कि एक ऐसा समय आता है जब ये सवाल उठ जाता है कि बच्चों के अनुसार चलना सही रहेगा, बच्चे जैसा चाहते हैं उनको वैसा करने दिया जाए, ये सही रहेगा, या पेरेंट्स जैसा चाहते हैं बच्चे को वैसा करना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल इश्यू जो है वो उठाया है और फिर उसको रीडर्स पर छोड़ दिया है कि सॉल्यूशन आप लोग खुद अपने से निकालिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका थीम देखेंगे। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, इसके आगे थीम इस चैप्टर का पढ़ेंगे। थैंक यू।